हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से एक कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में आज हम जो टॉपिक शुरू करना चाह रहे हैं वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग को मालूम है कि ये 1923 से 1928 के कार्यकाल में चला था और ये 1923 से 1928 का जो समय रहा है वो गांधी जी के कार्यों का एक विशिष्ट काल रहा है। हमने उससे पहले पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने प्रारंभ किया और कल जो हमने अपनी वीडियो में देखा था कि चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद उन्होंने एक नया आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यूँ तो हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन पुनः एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशिष्ट घटनाएं हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेट करती हैं, उसके बाद में कुछ भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेट करती हैं और फिर दो शासन अधिनियम भी हमने पढ़े थे, 1919 का भारतीय शासन अधिनियम और 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। तो उनमें से कुछ अंश मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इन सभी का मिला जुला प्रारूप आज हम पढ़ने जा रहे हैं और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923 से 1928 के बीच में हुआ था, जिसकी मुख्य घटनाक्रम जो हम देखते हैं तो एक मुख्य घटना है दांडी यात्रा। यूँ तो हमें ज्ञात है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ विशिष्ट परिस्थितियां रही और 1923 से 1928 के बीच में कांग्रेस की 3 प्रमुख परिस्थितियां रही, जिसमें उन्होंने स्वराज्य दल की स्थापना की और उनके कार्यों को हम विशिष्ट रूप से पढ़ चुके हैं। साइमन कमीशन भी इसी समय आया और सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट भी इसी समय दी गई। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं तो उस समय कलकत्ता कांग्रेस का अल्टीमेटम, इंग्लैंड में नई सरकार जो मजदूर सरकार बनी थी उससे जनता की अपेक्षाएं बढ़ी थी। 1929 की लाहौर अधिवेशन द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। देश की गंभीर आर्थिक स्थिति थी। इतनी सारी पृष्ठभूमि के बाद में एक विशिष्ट कार्यविधि निकल कर आई जो गांधी जी के द्वारा की गई थी और वो थी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का यदि हम कार्यकाल देखते हैं, समय देखते हैं तो वो 11-12 मार्च 1930 माना जाता है। इस समय गांधी जी के नेतृत्व में इस यात्रा का आयोजन किया गया और साबरमती से लेकर गुजरात की साबरमती से प्रारंभ होकर दांडी समुद्र तक ये यात्रा जानी थी और इस यात्रा का जो वो दूरी थी लगभग 200 किलोमीटर थी। 200 किलोमीटर की दूरी को पैदल पूर्ण करना था। गांधी जी अपने कुछ साथियों के साथ इस कार्य में जुट गए और उन्होंने नमक कानून का स्वयं उल्लंघन कर गांधी जी ने नमक कानून का स्वयं सबसे पहले उल्लंघन किया और उसके उल्लंघन के बाद उन्होंने इस दांडी यात्रा को प्रारंभ किया। कुछ निश्चित कार्यक्रम रखे और निश्चित कार्यक्रमों के अनुसार उन्होंने इस दांडी यात्रा को प्रारंभ किया। लगभग 75,000 लोग गांधी जी के साथ इस यात्रा में शामिल हुए थे। यदि हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों को देखते हुए कि स्वयं गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कर इस आंदोलन का श्री गणेश किया और 200 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके पूर्ण करने में 75,000 लोगों ने इसमें भाग लिया और उनके निर्धारित कार्यक्रम इस प्रकार थे। गांव-गांव में नमक बनाना व नमक निकालने में सहयोग देना, बहनों द्वारा शराब, अफीम व विदेशी दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, विद्यार्थी शिक्षण संस्थाएं छोड़ देंगे और सरकारी नौकरियों का त्याग करना। तो दांडी यात्रा पूर्ण करते समय कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों को उनको ध्यान में रखना था और विशिष्ट कार्यक्रम थे कि गांव-गांव में जहां जहां नमक
है उस जगह लोगों को सहयोग देना और ये समझाना कि ये यात्रा क्यों की जा रही है। ये और दूसरा एक विशिष्ट प्रोग्राम था कि बहनों द्वारा जो शराब बनाने, शराब और अफीम जो नशे की चीज़ें हैं उनकी दुकानों पर धरना दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण कार्य था कि विद्यार्थी शिक्षण संस्थाएं छोड़ देंगे। एक और महत्वपूर्ण कार्य कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी। और एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य था कि सरकारी नौकरियों को त्याग दिया जाएगा। तो इन समस्त कार्यक्रमों के मुख्य निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार ये दांडी यात्रा प्रारंभ की गई और इस समय गांधी जी के साथ 75,000 लोग उस यात्रा के सहभागी बने और उस सहभागिता की वजह से जो प्रशासन था वो काफ़ी नाखुश था और प्रशासन ने अपनी दमनकारी नीतियों को इतना ज़्यादा प्रबल कर दिया कि जो देखने और सुनने वाले थे उनके रोंगटे खड़े हो गए। ब्रिटिश प्रशासन ने मनमानी तरीके से लोगों को लाठियों से मारना, उनके खोपड़ी और कंधे तोड़ देना, उनके कपड़े खून से रंग देना, इतनी बुरी तरीके से उनको मारना और लहूलुहान कर देना, ये उनकी उस घटनाक्रम का एक सामान्य दृश्य हुआ करता था। लेकिन हमारे भारतीय जो साथी थे वो भारतीय साथी मानो गांधी जी ने उन्हें अहिंसा घोल कर पिला दी थी, वो सब कुछ हंसते हंसते सहन कर गए, उफ तक उन्होंने नहीं किया। तो ये ऐसा घटनाक्रम था जिसमें गांधी जी की इस यात्रा के दौरान बहुत सारी चीज़ें लगभग एक साथ हुई और फिर उसके बाद में भी जब ये नहीं चला, ब्रिटिश प्रशासन ने मनमानी गिरफ्तारियां शुरू कर दी और उन गिरफ्तारियों में से जब गिरफ्तारियां बढ़ती चली गई, 75,000 लोग गांधी जी के साथ में थे और भी बीच बीच में उनको सहयोग मिलता चला गया और जेल भरते चले गए। गिरफ्तारियां 90,000 तक पहुंच गई। तब इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए 90,000 लोगों की गिरफ्तारियों के बाद ब्रिटिश प्रशासन काफ़ी परेशान था कि इन लोगों का कार्य कैसे मैनेज हो। तो इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और उसी समय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32 में, जिसमें क्रिप्स और साइमन कमीशन को लाया गया। साइमन कमीशन उस समय आया और साइमन कमीशन को वापस भेज दिया गया। कोई भी प्रस्ताव, चाहे गोलमेज सम्मेलन 1931 का रहा हो, चाहे दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 का रहा हो, चाहे गोलमेज सम्मेलन तृतीय 1932 का रहा, लेकिन तीनों ही सम्मेलनों का कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला और उस बिना किसी परिणाम के ही ये जो सम्मेलन था पूर्णतः से समाप्त हो गया बिना रिजल्ट के। उसके बाद हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना थी वर्धा प्रस्ताव। कि वर्धा प्रस्ताव के बारे में ये जुलाई 1942 के समय की थी। महाराष्ट्र वर्धा के अंदर ये घटना हुई थी। तो इस समय जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति थी, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया। गांधी जी ने कांग्रेस समिति को अपना समर्थन देकर ये निश्चित कर लिया कि भारतीय समस्याओं का अंत ब्रिटिश प्रशासन के यहाँ से चले जाने में ही होगा। तो जब ब्रिटिश प्रशासन, जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, भारत से चले जाएंगे, तभी भारतीय समस्याओं का समाधान होगा। और गांधी जी का जो समर्थन था, गांधी जी का इसी प्रस्ताव का जो समर्थन था, जो उन्होंने कांग्रेस की कार्यकारी समिति को दिया था, जो महाराष्ट्र वर्धा में दिया गया था, वो 14 जुलाई 1942 को दिया गया था उनको समर्थन, और उसी समर्थन को वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। कि राजनीतिक एक महत्वपूर्ण घटना जिसे गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को समर्थन दिया गया कि भारतीय समस्याओं का समाधान
अंग्रेजों के भारत छोड़ देने में ही है। उनका यही समर्थन, यही वाक्य वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है और इसकी डेट है 14 जुलाई 1942। तो 14 जुलाई 1942 वर्धा प्रस्ताव के नाम से जानी जाती है। अगला हम टॉपिक देखते हैं, तो वो है भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बारे में। कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 यूँ तो हम देख चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय रहा है। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो गया था। उसके बाद भारतीय बढ़ते चले गए, स्वशासन की मांग को लेकर प्रबल होते रहे, लेकिन उनकी इस प्रबलता का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं निकला और उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन से काफ़ी प्रयासों के बाद जो कुछ उनको उस समय हाथ लगा वो सब कुछ भारतीय शासन अधिनियम 1919 कहा जा सकता है। कि यूँ तो पृष्ठभूमि रही है कि जितने भी भारतीय नेता थे, कांग्रेसी नेता थे या जो भी उस समय चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि ब्रिटिश प्रशासन हमें स्वराज्य देने के लिए तत्पर हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने जो हाथ आया उस समय उसी को ही भारतीय शासन अधिनियम 1919 में दर्ज किया गया। और इसके लिए हम समझ सकते हैं छोटे प्रारूप में कि भारतीय शासन अधिनियम में द्वैध शासन प्रथा को, द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया था। क्या थी ये द्वैध शासन प्रणाली? तो द्वैध का अर्थ होता है दो। यदि हम इसको इस रूप में समझें कि भारतीय शासन अधिनियम का जो ये वो है डायरार्की है, जिसे द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है, ये डायरार्की इसका अंग्रेजी पर्यायवाची होता है। तो इस अंग्रेजी पर्यायवाची में इसके उद्देश्य वृत्ति हम देखते हैं, तो द्वैध शासन का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या है? डायरार्की। तो द्वैध शासन का अर्थ डायरार्की होता है। डायरार्की दो शब्दों से मिलकर बना है, डाई और आर्चिस। तो डाई और आर्चिस का अर्थ होता है दोहरा शासन। तो दोहरे शासन को जब अपनाया गया तो वो भारतीय शासन अधिनियम 1919 में जोड़ा गया और इस समय प्रांतों की जो शासन व्यवस्था थी उसे दो भागों में बांटा गया। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटना ही डायरार्की कहलाता है और दो ऐसे अलग अलग शक्तियों को में सौंपे गए ये दो विषय उस समय अपनाए गए, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो रक्षित विषय वे विषय थे जो ब्रिटिश प्रशासन के अधीन थे और हस्तांतरित विषय वे विषय थे जो भारतीयों को कुछ दे दिए गए थे। तो इस तरीके से प्रांतीय शासन को दो भागों में बांटना एक प्रयोग था और उस प्रयोग को कहाँ तक सफलता मिली ये हम बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ तो चुके ही हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 पूर्णतः असफल रहा था। कई सारे कारण रहे हैं। यदि हम देखते हैं तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 जिसको डायरार्की कहते हैं, द्वैध शासन अपनाया गया था और ये द्वैध शासन 1 अप्रैल 1921 में बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब इस जगह लागू कर दिया था। यानी 7 राज्यों में प्रांतीय शासन दो भागों में विभाजित होगा, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में। तो ये 1 अप्रैल 1921 में पूर्णतः प्रांतों में लागू कर दिया गया था और बाद में 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा में भी इसे लागू किया गया। लेकिन भारतीय शासन अधिनियम एक बुरे नक्षत्र में इसका जन्म हुआ था और इसीलिए ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से असफल रहा है। तो इसकी असफलता के पीछे कई सारे कारण रहे हैं, लेकिन हमारा जो आज का वीडियो है वो केवल इन कुछ राजनीतिक घटनाओं को समझाने का ही रहा है। तो इस राजनीतिक घटना में यदि हम भारतीय शासन अधिनियम 1919 को देखते हैं तो वो केवल
7 प्रांतों में, उन्हें रिपीट करेंगे, बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, इन 7 राज्यों में ये उस समय लागू कर दिया था 1 अप्रैल 1921 में, और बाद में 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा में भी इसे लागू किया गया था। यानी कि घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का रहा कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 एक तरह से एक जो प्रयोग किया गया था स्वराज्य की दिशा में, वो प्रयोग एक पूर्णतः असफल रहा, जिसके कई सारे कारण रहे, और बाद में भारतीय शासन अधिनियम 1919 को हटाया गया और उसके स्थान पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 को लागू किया गया। और ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 जहां प्रांतों में शासन सत्ता को 2 भागों में बांटा गया था, उसके स्थान पर अब परिवर्तित रूप में केंद्र में शासन को 2 भागों में बांटा गया। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इस मुख्य घटनाओं के साथ ही ये समाप्त।